नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2023। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत क्यों हारना है। 7 जनवरी 2023 के राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स कौन सा अफेयर्स है? ये करंट वाला अफेयर्स है। जो करंट देता हो ऐसा अफेयर्स जो है उसको कहते हैं करंट अफेयर्स, है ना। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को आरंभ करते हैं आप सभी मित्रों के साथ। जी, आप सभी का स्वागत है। सुरेश शर्मा जी नमस्कार, मोना जाट, सुनीता वर्मा, विवेक बीकानेर, सुनीता यादव, प्रीत प्रेम नोखवाल, हरी सिंह राठौड़, जितेंद्र कुमार, गुलाब सैनी, सभी मित्र जो भी आज इस क्लास में हमारे साथ राजस्थान के करंट अफेयर्स की कहानी को सुनने के लिए मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत है। जी, रेणु कुमार, चुक्का, रिक्का, राम राम नमस्कार, वीएसपी, सिया, प्रदीप, हर्षित, सपना चौधरी, रोहन, हर्षित, चलिए मित्रों, मंजू चौधरी, सभी को नमस्कार, स्वागत, प्रणाम, स्वीकार सभी का। और उसके बाद आज की कहानी जो है वो आरंभ करते हैं। आनंद ले रहे होंगे सर्दियों के इस मौसम का आप सभी लोग, और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना भी है और उम्मीद भी है आप लोगों से। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उन सभी पर बातचीत करेंगे। जी, उमेश कुमार जी, आपको भी नमस्कार, जय सियाराम सभी को। सभी को नमस्कार। राम प्रसाद शर्मा जी भी को नमस्कार। अब आज का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आने जा रहा है और उसका सवाल का जवाब आप लोगों को ही देना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए और जवाब दीजिएगा। क्या है सवाल सर, बताइए जरा। सवाल यह है मित्रों कि आप सभी को यह जवाब देना है आज की मिशन पालनहार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। मिशन पालनहार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, यह जरा बताइएगा। मिशन पालनहार का संबंध ये पक्का है पालनहार योजना से है। किससे है? पालनहार योजना से है। पालनहार योजना, पालनहार योजना किससे संबंधित है? पालनहार योजना उन बच्चों से संबंधित है जिनके माता या पिता या दोनों का निधन हो चुका है और वो बच्चे क्या हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, या फिर उनकी देखभाल करने वाला अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा है। तो उन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, उनके नजदीकतम क्या है, नजदीकतम जो भी रिश्तेदार हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनका पालन पोषण करना चाहता है, उनको पालनहार बच्चों के रूप में क्या कर सकता है, स्वीकार ले सकता है या उनको ले सकता है, गोद ले सकता है, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को राजस्थान सरकार उस बालक को कह दीजिए, उस परिवार को भी कुछ आर्थिक सहायताएं भी मुहैया करवाती है। 2004-5 में इस पालनहार योजना का आगाज किया गया था। 2004 और 5 में। वर्तमान में राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम में यह योजना शामिल है। फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है, उस फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर ये क्या है, कार्यक्रम के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर बच्चों को 2000 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की जाती है, मुहैया करवाई जाती है। और इस योजना के तहत जो है वो बच्चा क्या कर सकता है, दो बातें हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो 0 से 6 वर्ष का है तो सरकार उसे 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, और अगर वो कक्षा या 6 से लेकर 8 तक या 6 से आगे का अगर 18 वर्ष तक की उम्र का बच्चा है तो राजस्थान सरकार उसे 2500 रुपए की आर्थिक सहायता क्या करती है, मुहैया कराती है। ये भी ध्यान रखना। दो अलग अलग बातें हैं आपके सामने। एक तो आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे, एक तो कहां जाने वाले, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे अगर हैं तो ध्यान रखना, और एक है आंगनबाड़ी नहीं जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो भी आप लोगों को ध्यान रखना। इन दोनों को आर्थिक सहायता जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की जाती है, दी जाती है। राजस्थान सरकार इन दोनों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, इन दोनों के लिए यह व्यवस्था की जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर
इन्हीं पालनहार बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्या किया जाता है, इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है और वो इस योजना से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं वंचित बच्चों के लिए अब राजस्थान का एक डूंगरपुर जिला है, उस डूंगरपुर जिले ने यह कदम उठाया है कि इन वंचित बच्चों तक भी पहुंचा जाए कैसे न कैसे करके। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है या जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन तक सही व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की नहीं पहुंचती है, सही योजनाओं का लाभ उन बच्चों तक नहीं पहुंचता है। उनके लिए यह व्यवस्था अब राजस्थान के किस जिले ने की है, डूंगरपुर जिले ने की है। आपको यह भी पता होना चाहिए डूंगरपुर के सांगवाड़ा में, डूंगरपुर के कौन सी जगह पर, सांगवाड़ा जगह, सांगवाड़ा, यहां पर पिछले दिनों वागड़ महोत्सव का भी क्या किया गया था, आयोजन। वागड़ महोत्सव जो है, इस वागड़ महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ एक वागड़ सर्किट भी आपको ध्यान रखना, वागड़ सर्किट, इस पर अभी अभी पिछले दिनों एक सवाल आया था, आपको पता है वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो पेपर आउट हुआ वो बाद में हुआ था, उसमें आया था। वागड़ सर्किट जो है, इस वागड़ सर्किट की अगर बातचीत करें तो इसमें राजस्थान का डूंगरपुर, राजस्थान का कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले के जो पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो जिले हैं जहां से राजस्थान में कर्क रेखा होकर क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से दो जिले जहां से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा है भैया, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जो है ये दो जिले हैं। बांसवाड़ा की एक कुशलगढ़ तहसील जो है, कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील, वो एकमात्र ऐसी तहसील है पूरे राजस्थान की जो कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में स्थित है, ये भी आपको समझ लेना। इसके अलावा यहाँ पर माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र भी राजस्थान में दो जिले जहां है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र जो है उनको आपको ध्यान रखना है। छप्पन का मैदान जो है और माही का मैदान जो है और इसके किनारे को कांठल कहा जाता है। और डूंगरपुर के नवाटपुरा में एक बड़ा भव्य मेला यहाँ पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो डूंगरपुर का कौन सा है, नवाटापुरा, नवाटापुरा भी कहते हैं और नवाटपुरा भी इसको कहते हैं। नवाटापुरा जो है डूंगरपुर में सोम माही और जाखम का संगम, क्या है, सोम माही और जाखम नदी जो है इन दोनों का संगम जो है वो भी कहां पर स्थित है, ये भी यहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए अलवर जिले की, तो अलवर जिले में नारी चौपाल जो है, क्या है, नारी चौपाल कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपको ध्यान रखना नारी चौपाल का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। इसके अलावा अलवर जिला राजस्थान का वो जिला है जिसने दिव्यांगता के क्षेत्र में और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं जो हैं उनके क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम किया है। और दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया है, सम्मानित भी किया जा चुका है। ये भी आप लोग देखिएगा, यहाँ अलवर जिले के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाली जिला है, यहाँ पर 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन अभी रोहट पाली के निबली गांव में आयोजित किया जा रहा है। जालोर जिला ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है और जालोर की साक्षरता सबसे कम है और जालोर जो है वो एक काम के लिए और भी प्रसिद्ध हो गया राजस्थान में। अब तो जालोर का जीरा बड़ा प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान में इस घोल भी है यहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का धनिया भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये सभी बातें जालोर के संदर्भ में भी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। साक्षरता सबसे कम कहां पर है, हाँ जी, सेव अभियान भी दिव्यांगता के क्षेत्र में और अन्य जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए राजस्थान में सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए अलवर जिले से एक सेव का मतलब SAVE सेव वाला वो है, SAVE सेव है, ये सेव अभियान राजस्थान में शुरू किया गया। कहां से, अलवर जिले से ये अभियान आरंभ किया गया। टीकाराम जूली जो कि यहाँ के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा और यहाँ के जिला कलेक्टर जो हैं वो जितेंद्र कुमार जी सोनी, उनके प्रयासों से राजस्थान में यह जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर क्या किया गया है, आयोजित किया गया। और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। अब अगले सवाल पर मुझे बढ़ना ही चाहिए क्योंकि इस पर जितने पॉइंट बन सकते थे उन सभी बिंदुओं पर हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाँ, डूंगरपुर में कॉफी विद जिला कलेक्टर कार्यक्रम, कॉफी विद जिला कलेक्टर कार्यक्रम भी राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त या मेरी सहेली, यानी मेरी पुलिस मेरी दोस्त या मेरी सहेली जो है इस कार्यक्रम की भी शुरुआत राजस्थान के किस जिले से, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। और मिशन बुलंदी का नाम भी आपने सुना होगा, क्या है, मिशन बुलंदी, मिशन बुलंदी, मिशन बुलंदी जो है, ये बुलंदी मिशन जो है इसका भी संबंध कहां से है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। मेरी सहेली मेरी पुलिस मेरी सहेली कार्यक्रम भी डूंगरपुर जिले से क्या है, संबंधित है। और कॉफी विद
कलेक्टर, कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का भी संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान का वो जिला है डूंगरपुर, जिससे इनका संबंध है। आज पढ़िए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। ये है दूसरा सवाल, पढ़ो, जवाब दो। हाँ जी, क्या है सवाल? पंडित झाबरमल स्मृति व्याख्यान माला में सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? पंडित झाबरमल स्मृति व्याख्यान ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कारों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पंडित झाबरमल स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर भैया? जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। इस बार सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना। देखिए, सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो रवि दत्त मोहता को दिया जा रहा है। रवि दत्त मोहता को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। और सर्वश्रेष्ठ कविता का पुरस्कार इनमें से किसको दिया जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ कविता और सर्वश्रेष्ठ कहानी के पुरस्कारों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कहानी किसकी रही, सर्वश्रेष्ठ कविता किसकी रही, उन लोगों के नाम आपको क्या करने हैं? बताने हैं। और कहानी का नाम रखा गया गुमशुदा। कहानी का नाम क्या रखा गया? गुमशुदा। 80 पार के बुजुर्ग जो है वो नाम रखा गया कविता का। तो यहां पर कहानी के बारे में याद रखिएगा, कहानी का नाम क्या है? गुमशुदा। गुमशुदा के नाम से कहानी लिखी गई। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर कविता कौन सी श्रेष्ठ रही? 80 पार, 80 पार, 80 पार के बुजुर्ग, 80 पार के बुजुर्ग, बुजुर्ग यहां पर रखे गए बुजुर्ग। ये 80 पार के बुजुर्ग ये कविता का शीर्षक है। और गुमशुदा जो है, गुमशुदा ये कहानी है किसकी? रवि दत्त मेहता की। गुमशुदा, गुमशुदा, गुमशुदा कहानी किसकी है? ये गुमशुदा कहानी है रवि दत्त मोहता की, जोधपुर से संबंधित है। और 80 पार के बुजुर्ग, 80 पार के बुजुर्ग ये कविता दिनेश विजयवर्गीय की है। और इन दोनों लोगों को क्या किया गया मेरे दोस्तों? सम्मानित किया गया। इन दोनों लोगों को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कविता, सर्वश्रेष्ठ कविता और सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी रवि दत्त मोहता के द्वारा लिखी गई है जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ कविता दिनेश विजयवर्गीय के द्वारा लिखी गई है जो कि बूंदी के हैं। और आपको ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ कहानी इनकी कौन सी रही है? गुमशुदा कहानी रही है। और कविता कौन सी रही है? तो 80 पार के बुजुर्ग ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता रही है, जिसके लिए बूंदी जिले के दिनेश विजयवर्गीय को क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। ये आप लोग जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, अब यहां पर इसका सही आंसर जो है वो ए व बी दोनों है। ए व बी दोनों इसके राइट आंसर है। पंडित झाबरमल स्मृति व्याख्यान माला सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में रवि दत्त मेहता और दिनेश विजयवर्गीय को सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ कविता जो कि गुमशुदा और 80 पार के बुजुर्ग हैं उनके लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन ऊपर क्या ही है देखो जरा। राजस्थान तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरण की जाएगी राजस्थान में? ये जरा बताइए। राजस्थान सरकार जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको साइकिल वितरित की जाएगी। और किस योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होता है ये जरा बताइए। यानी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, किस विद्यालयों में? राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को क्या किया जाता है? सरकार साइकिल देती है। ये साइकिल किस योजना के तहत दी जाएगी? मुख्यमंत्री सखी संगम योजना के तहत, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत, मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना के तहत, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत, किस योजना के तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो जरा सुनो, देखिए एक सखी मैंने बना दिया, ये सखा संगम कार्यक्रम है राजस्थान में। क्या है? सखा संगम कार्यक्रम। कल भी आपको क्लास में मैंने बताया था सखा संगम कार्यक्रम क्या है। सखा संगम कार्यक्रम क्या है? ये सखा संगम कार्यक्रम ध्यान रखना, जो प्रत्येक राजकीय विद्यालय है उन राजकीय विद्यालयों में पूर्व छात्र जो है उनके लिए पूर्व छात्र परिषद का गठन करना होगा। पूर्व छात्र परिषद का गठन करना होगा। और इस गठन के बाद में स्कूल के अंदर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करने होंगे जिनका नाम रखा जाएगा सखा संगम कार्यक्रम।
उसके माध्यम से राजकीय विद्यालयों में पढ़े हुए पूर्ववर्ती छात्रों को बुलाकर नए बच्चों को मोटिवेट करने, नए बच्चों को प्रोत्साहित करने, नए बच्चों को आगे बढ़ाने की योजना जो है वो राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान में साइकिल वितरण योजना का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना जो है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार योजना के तहत राजस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो बच्चियां हैं उनको राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना जैसी राजस्थान में कोई योजना नहीं है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना जैसी भी कोई योजना नहीं है। राजस्थान में शिक्षा संबल योजना जरूर चलाई जा रही है, तो ये मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, बीडी कल्ला के पास है। किसके पास है, बीडी कल्ला जी के पास है, जो कि बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 18वीं भारत स्काउट गाइड जो जम्बूरी आयोजित हो रही है उसके ये क्या हैं भैया, अध्यक्ष हैं। ये 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी जो आयोजित हो रही है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो बीडी कल्ला जी उसके अध्यक्ष हैं। और शिक्षा मंत्रालय में ये मंत्री हैं। उन्हीं के हिसाब से राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना राजस्थान में क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। मिशन बुनियाद का संबंध भी राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय से है। स्माइल कार्यक्रम का भी संबंध राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय से है। हाँ जी, इसके बाद में राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय की अन्य योजनाओं में बातचीत की जाए तो निःशुल्क राजस्थान में यूनिफॉर्म योजना है, उसको जो है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा मेरे मित्रों राजस्थान में बाल गोपाल योजना है, बच्चों को स्कूल में निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है। हाँ जी, मित्रम योजना अलग है क्या जी सर, फिर क्या बाल मेधावी स्कूटी योजना, जी स्कूटी योजना अलग है, साइकिल योजना अलग है। ये शिक्षा अलंकार योजना जो है वो सिर्फ किसके लिए है, साइकिल के लिए, साइकिल के लिए। इसमें मेधावी बालिका होनी जरूरी नहीं है, सभी बालिकाओं को, ये चुनावी वर्ष आ रहा है ना, इसमें सभी बालिकाएं जो है उनको ये दी जाएगी। 9वीं और 10वीं के ऊपर की जितनी भी बालिकाएं उन सबको साइकिल इसमें दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा स्कूटी, मेधावी स्कूटी योजना जो है वो सिर्फ 12वीं और 10वीं क्लास की बालिकाएं जो कि बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे प्रदर्शन यानी 75% से ऊपर लेकर आएगी, उन बालिकाओं को यह पुरस्कार क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा की दृष्टि से। स्माइल कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के शिक्षा की ओर बढ़ते कदम जो कि 11 जुलाई 2022 से शुरू किया गया, वो भी राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे यह लगता है कि रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं में इस बार जो है वो बाल गोपाल योजना और निःशुल्क पोशाक वितरण योजना पर सवाल आएगा निश्चित तौर पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। जरा देखिएगा पेपर आने के बाद। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वेश्यावृत्ति की बुराइयों को समाप्त करने और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अभी हाल ही में जो है वो ऑपरेशन अस्मिता का आयोजन किया जा रहा है? ये ऑपरेशन अस्मिता समय समय पर अलग अलग जिलों में संचालित किया जाता है, जो कि वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, है ना। ये भी एक समाज की बुराई है, जिस समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हों, जहां रोजगार पाने के लिए लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए लोगों को मजबूर होकर ये काम करना पड़ता है, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाकर ऐसे काम ना करने के लिए, क्योंकि ये समाज में एक बुराई है और समाज में इस पर बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इसके लिए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले से ऑपरेशन अस्मिता का आगाज किया गया है? देखिए, बुराई को समाप्त करने राजस्थान के किस जिले में, कई जिलों में यह कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो राजस्थान का वो जिला कौन सा है? बूंदी जिला है। कौन सा जिला है? बूंदी जिला है। बूंदी जिला जो है इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं कि बूंदी जिला जो है यहाँ पर बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स के नाम से इसे क्या किया जाता है, बूंदी शहर को जाना जाता है। रानी जी की बावड़ी जो है वो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और बूंदी जिले में आप लोगों को एक गांव का नाम भी पता होना चाहिए, वो कौन सा गांव है जिसके ODF प्लस गांव का दर्जा उसे प्राप्त प्रदान किया गया था? बूंदी जिले का ऐसा कौन सा गांव है जो जिन्स पार्क के लिए ODF प्लस के लिए चर्चा में आया? और एक यहाँ का रामनगर ग्राम पंचायत है, रामनगर ग्राम पंचायत,
रामनगर ग्राम पंचायत को आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत रामनगर ग्राम पंचायत को सम्मानित होने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। रामनगर ग्राम पंचायत राजस्थान के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाड़मेर की बातचीत करें तो बाड़मेर में मेरे दोस्तों इसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से भी लगती है, और इसके अलावा राजस्थान की ये बाड़मेर की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ भी लगती है। फिर दूसरी बात, यहाँ का जो हवाई अड्डा है, यहाँ का क्या है, हवाई अड्डा, उसको हवाई अड्डे को पिछले दिनों रक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि वायुसेना के साथ साथ इसके सामान्य उड़ानों के लिए भी इसका क्या किया जा सकेगा, उपयोग किया जा सकेगा। हाँ जी, और ये सारे ऑपरेशन जो आप बता रहे हैं ये सब इससे संबंधित है। खेरुणा गांव आप सभी ने एकदम सही बताया है, खेरुणा गांव जो है वो आपका ओडीएफ प्लस और जींस पार्क के लिए क्या है, चर्चा में आया था। खेरुणा गांव कौन से जिले का है, खेरुणा गांव बूंदी जिले का है। ये सवाल आप पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर का ये हवाई अड्डा जो है वो पहले वायुसेना के अधीन था, लेकिन इसे सामान्य उड़ानों के लिए भी परमिशन दे दी गई है। जोधपुर में क्या क्या चीजें आप लोग जानते हैं, जोधपुर पर लगातार जो है वो विपदाएं आ रही है। कल भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत, उससे पहले जो है वो गैस सिलेंडर फटने की घटना मारवाड़ के अंदर हुई है। ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर क्या करती रहती है, चलती रहती है। हाँ जी, तो चलिए आगे बातचीत हम लोग करते हैं। कौन कौन सी बातें, हाँ, मिशन सुरक्षित बचपन जैसा अभियान, बेहतरीन बूंदी अभियान, अस्मिता, ये सब कहां से संबंधित है, राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। हाँ जी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत जो है वो रामनगर ग्राम पंचायत जो है, यहाँ की सरपंच बबीता देवी जो है, बबीता बाई कह दीजिए या बबीता देवी कह दीजिए, बबीता बाई जो है, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और बेस्ट फिल्म के लिए, यानी स्वच्छ भारत पर बनाई गई बेस्ट फिल्म के लिए इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए जो है वो सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर है, वो जोधपुर में बनाई जा रही है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ का मंडोर उद्यान बड़ा प्रसिद्ध है और लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ। सीकर जिला जो है वो शेखावाटी का सिरमौर जिला, शेखावाटी का सिरमौर जिला कौन सा है, सीकर जिला है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। शेखावाटी सर्किट जो है, इस शेखावाटी सर्किट का स्वागत कक्ष कहां बनाया गया है, तो सीकर जिले में इसका स्वागत कक्ष जो है वो क्या किया गया, तैयार किया गया। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देश में महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान में देश का स्थान कौन सा है, ये बताइए। यानी विधायिका जो हमारी है, विधानसभा जो है, उसमें प्रतिनिधि के तौर पर अगर ये 15वीं विधानसभा की हम लोग बातचीत करें तो आपको पता है 24 महिलाएं हमारे यहाँ पर जीत कर आई थी। और वर्तमान में अगर बातचीत करें कि वर्तमान में 200 विधायकों में से कितनी महिलाएं हैं, तो 27 महिला विधायक राजस्थान के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा अगर लोकसभा में बातचीत करें, राजस्थान से लोकसभा में अगर बातचीत करें तो 3 महिलाएं हमारी हैं। अगर राज्यसभा में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में हमारे यहाँ पर कोई भी महिला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी महिला राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य नहीं है। सरपंचों की तो पूछो ही मत, राजस्थान में सरपंचों में तो महिलाओं की क्या आ रखी है, बाढ़ आ रखी है, क्योंकि आरक्षण महिलाओं को होने की वजह से और सीटें आरक्षित रहती है महिलाओं के लिए, उसके हिसाब से अगर बातचीत करें तो राजस्थान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी बातों को आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। 15वीं विधानसभा, वर्तमान में लोकसभा में, राज्यसभा में कितने कितने जो महिला हैं वो सदस्य हैं। तो एक नई रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है जिसमें देश में महिला विधायकों की औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार अगर राजस्थान का स्थान की बात करें तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा है, राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। और पहला स्थान राजस्थान का किसके अंदर रहा है, तो कल भी मैंने बताया था शिक्षा मंत्रालय जो है, इस शिक्षा मंत्रालय के अंदर राजस्थान के आने वाले जितने भी विद्यालय हैं उनमें कौन सी ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि खेल को प्रोत्साहित करता है, क्या करता है, खेल को प्रोत्साहित करता है। और खेल की वजह से राजस्थान लगातार 2 वर्षों से फिट इंडिया मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा, फिट इंडिया मूवमेंट, इस फिट इंडिया मूवमेंट के कारण राजस्थान लगातार 2 वर्षों से जो है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है। हम बेरोजगारी के मामले में अगर बात करें, बेरोजगारी के मामले में अगर बातचीत करें तो हमारा कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। पिछले दिनों जो है वो कहां पर, दिल्ली के अंदर, कहां पर, दिल्ली के अंदर मेरे दोस्तों आपको पता है एक पुलिस विभाग एनएसजी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किसी भी बम को डिफ्यूज करना है, इस प्रकार की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान पुलिस जो है, क्या है, राजस्थान पुलिस
उस राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता था, यानी कौन सा स्थान हासिल किया था, तो तीसरा स्थान राजस्थान ने हासिल किया था। इसके अलावा डीबीटी बाउचर योजना है, डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में भी राजस्थान का कौन सा नंबर रहा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में भी राजस्थान का यहां पर चौथा स्थान रहा। ये तमाम स्थान भी आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक राजस्थान में एक योजना अभी चल रही है, राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस योजना। उसमें प्रतिवर्ष 200 व्यक्ति जो हैं वो क्या किए जाते हैं, विदेश भेजे जाते हैं। उसमें भी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, यानी 200 में से 60 सीट जो है वो किसकी होगी, महिलाओं को भेजा जाना जरूरी है। यानी उसमें 60 सीटों पर महिलाओं को निश्चित तौर पर विदेश में शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान की 3 लोकसभा सदस्य महिलाएं जो हैं उनमें दिया कुमारी, जसकौर मीणा और जो है इंदिरा कोहली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। हाँ, परिवार नियोजन में दूसरा स्थान है। परिवार नियोजन के अंदर कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और हाँ, परिवार नियोजन में भी कौन सा स्थान है, दूसरा। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन करो भैया, करो नियोजन करो परिवार, है ना। परिवार का नियोजन जरूरी है। ये तमाम जीते जो आपके साथ हैं। अच्छा, मैंने इंदिरा कोहली नहीं, रंजीता कोहली क्या है, रंजीता कोहली, इंदिरा कोहली नहीं है। इंदिरा कोहली अलग है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। रंजीता कोहली नाम है, रंजीता कोहली, ये ध्यान रखिएगा। दिया कुमारी कौन है भैया, दिया कुमारी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, दिया कुमारी, रंजीता कोहली और दिया कुमारी। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक है जसप्रीत मीणा, जसकौर मीणा नहीं, जसकौर, जसकौर, है ना। जसप्रीत मीणा लिख दूं क्या, प्रीत नहीं लिखना है, यहां पर मीणा ऐसे लिख दीजिए। बस ये 3 महिलाओं के नाम याद कर लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और राजस्थान के राज्यपालों की अगर बातचीत करें तो आपको बता ही दिया है कि प्रभा जो है उसकी प्रतिभा क्या है, ग्रेट है। प्रभा की प्रतिभा ग्रेट है, ये राजस्थान के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्या है भाई, महिलाओं की अगर बातचीत करें राजस्थान में महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन कौन रही है, तो जरा ध्यान रखिएगा। प्रभा की प्रतिभा, प्रभा की प्रतिभा क्या है भैया, प्रभा की प्रतिभा ग्रेट है। ये 3 महिलाएं याद कर लो बस, प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट आल्वा, 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 आल्वा। चलो अगले बात करते हैं, लिख दो आप तो मीना याद कर लेंगे। चलिए यहां पर है अगला सवाल, यहां है अगला सवाल। राजस्थान में 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है। राजस्थान का ऐसा पहला नगर निगम कौन सा है जिसने अभी हाल ही में दिल्ली की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए का क्या किया है, बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली की एके कैपिटल को मर्चेंट बैंकर के रूप में इसमें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। कौन सा, एके, एके ऐसे लिख देता हूं मैं, एके मर्चेंट जो है उसको, एके कैपिटल, एके कैपिटल जो कंपनी है उसको मर्चेंट के रूप में यहां पर क्या किया गया है, तब्दील किया गया। और ये कहां की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। इसमें 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है वो क्या किया गया, जारी किया गया है। तो ये राजस्थान का ऐसा करने वाला पहला जिला कौन सा है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको भी तैयार करवाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम इसके माध्यम से होंगे। और यहाँ की मेयर जो है अभिजीत कुमार, मेयर कौन है यहाँ पर, अभिजीत कुमार, मेयर अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार जो है यहाँ पर क्या है, मेयर का काम संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा राजस्थान का जिला है जहां पर 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन चुका है। और ऐसा पहला नगर निगम कौन सा है जहां पर सीवरेज जो है, सीवरेज व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, अभी पिछले दिनों मेरे दोस्तों यहां पर मशीन लगाकर, क्या है, रोबोटिक मशीन लगाकर, रोबोटिक मशीन लगाकर उसकी सफाई करवाई जा रही है। ऐसा राजस्थान का जो है पहला नगर निगम अगर बातचीत की जाए तो जयपुर नगर निगम है। कौन सा है, जयपुर नगर निगम है। और जयपुर नगर निगम जो है वो बहुत लंबे समय तक क्या रहा है, विवादित रहा है। जयपुर नगर निगम जो है वो अपने चुनावी प्रक्रिया की वजह से लंबे समय तक क्या रहा है, विवादित रहा है। और इसके अलावा अगर एक बात अगर पूछी जाए आपसे, नगर निगम राजस्थान में कितने हैं, तो नगर निगम के संदर्भ में ध्यान रखना, राजस्थान में 10 नगर निगम है। ये नगरीय निकाय की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में क्या की गई थी, लागू की गई थी। हालांकि राजस्थान में पहले से भी नगरीय व्यवस्थाएं लागू थी, जिसमें नगर पालिका बोर्ड जिसको अपन कहते हैं वो है, नगर परिषद है, ये तमाम चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है।
जी हाँ, 34 नगर परिषद है और 169 जो है वो नगर पालिकाएं राजस्थान में जो है वो वर्तमान में है। टोटल 213 नगरीय निकाय, जहां पर इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत रसोइयां भी क्या की गई है, खोली गई है। राजस्थान में कितने नगरीय निकाय हैं, तो 213 नगरीय निकाय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नगर परिषद कितने हैं राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद में नगर पालिका बोर्ड कितने हैं, नगर पालिका बोर्ड राजस्थान में कितने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल मिलाकर 213 है। ये 34 नगर परिषद राजस्थान के अंदर जो है वो ध्यान रख लीजिएगा, और टोटल 169 है ना। नगर परिषद 33 या 34 याद करो जरा, है ना। नगर परिषद जरा याद करिएगा कि राजस्थान में 33 नगर परिषद है या 34 नगर परिषद है, और टोटल 169 राजस्थान में नगर पालिका बोर्ड है। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 213 नगरीय निकाय हैं, ये आपको याद रखना है बस। हाँ जी, नगर निगम और नगर परिषद जो है यहाँ आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, आप लोगों को ये पता ही होगा मेरे हिसाब से। नगर निगम जो है वो डबल कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह पर है, वो भी जरूर ध्यान रखो, क्योंकि राजस्थान के ऐसे 3 शहर जहां पर क्या है डबल नगर निगम है, उनमें से जयपुर जो है वो, वहां पर जयपुर में भी फर्स्ट सेकंड 2 है, हेरिटेज नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, हाँ ठीक बात है, मैंने देख लिया सबका कमेंट, सर नगर परिषद 34 है। तो जैसे जोधपुर के अंदर ए और बी 2 नगर निगम है, ठीक उसी प्रकार जयपुर में भी 2 नगर निगम है, उसी प्रकार जो है वो कोटा में भी 2 हैं। हाँ जी, चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर 33 नगर परिषद है, कुछ कह रहे हैं 200। हाँ, 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का ऐसा पहला जिला जो है वो कौन सा बना है, तो राजस्थान का पहला जिला ऐसा जहां पर भरतपुर नगर निगम जो है उसने 100 करोड़ का बॉन्ड जारी किया है। एके कैपिटल दिल्ली के साथ इसके लिए समझौता किया है। यहाँ के मेयर जो है वो अभिजीत कुमार है, ये ध्यान रखिएगा। भरतपुर में अभी डीग जो है, डीग भरतपुर जो है, यहां पर क्या किया गया था, डीग महोत्सव का आयोजन किया गया था, डीग महोत्सव का आयोजन किया गया। और डीग के जो महल है यहां पर लाइट एंड साउंड शो, क्या है, लाइट एंड साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो जो है इसकी शुरुआत करने की भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे दोस्तों, ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, इस ब्रिज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल पहुंचे और वहां पर संविधान पार्क जो है, कौन सा पार्क है, संविधान पार्क, इस संविधान पार्क का भी उद्घाटन यहां पर किया गया है। जोधपुर के बारे में आज बात हो गई। कोटा कोचिंग सिटी और औद्योगिक नगरी के रूप में भी कोटा उभर रहा है। पहला स्नेक पार्क राजस्थान का कोटा में बनाया जा रहा है। तो जोधपुर और जयपुर के बारे में तो हम अक्सर बातचीत करते ही रहते हैं, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है होगी नहीं मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कहानियां हैं, अरे पता चल जाएगा ना। 169 ये है, 169 और 10 ये है, तो 179 के अलावा 213 होने में जितने बच गए हैं वो आपके क्या है, नगर परिषद है। तो ज्यादा काहे को मेहनत करते हो रे। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा, ये जरा बताइए आप लोग। तो राजस्थान में इनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान से इसमें कौन प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जो 17वां विदेशी या प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, महात्मा गांधी जब विदेश से दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए, उनकी याद में हम लोग प्रतिवर्ष जो है वो क्या करते हैं भाई, इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ब्रज भाषा जयपुर में अकादमी, रियान पत्रिका, वाह जी वाह। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, इनमें से कौन है जिसके द्वारा ये किया जा रहा है। देखिए अगर बातचीत करें इन लोगों के बारे में, तो आप लोग जानते हैं ये राजस्थान के सीएस हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान में। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो मुख्यमंत्री ही नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार पर कार्यकाल निश्चित करता है, जब चाहे मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं। और पूरे राजस्थान का जो भी प्रशासनिक तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उन बैठकों को तय करना है, कहां आयोजित करना है, इन सब प्रकार के कामों को करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये उषा शर्मा जी हैं, सेकंड महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की, सेकंड
महिला मुख्य सचिव राजस्थान की रही है और राजस्थान में बड़े बड़े पदों पर पहले भी ये काम कर चुकी है। इसके अलावा निरंजन कुमार आर्य राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर निरंजन कुमार आर्य वर्तमान में 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी जो है वो आयोजित रोड पाली में हो रही है, उसके इनको महासचिव बनाया गया, महासचिव इनको बनाया गया है। ठीक बात है सर। शिवा चौहान की अगर बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। उस सियाचिन युद्ध स्थल पर चढ़ाई करने वाली या पहुंचने वाली राजस्थान के उदयपुर जिले की, राजस्थान के कौन से जिले की, उदयपुर जिले की जो है वो शिवा चौहान है, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली जो महिला सैनिक अधिकारी है उसका नाम है शिवा चौहान, जो वहां पर पहुंच चुकी है। और इनके बारे में ध्यान रखना कि ये राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। अब इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डॉक्टर निधि प्रजापति है। डॉक्टर निधि प्रजापति को मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन इसका किया जाएगा। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जिनको हम मामा के नाम से जानते हैं, वो शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ के क्या है भैया, आपको पता ही होगा कि मामा के नाम से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। कमलनाथ सरकार जो है वो पहले सरकार बनाई, बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई और उसके बाद मेरा वहां के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान बने थे। ये भी आप लोग याद रख लो। चलिए आगे बात करते हैं। गंगानगर से गीता जी, राम राम साहब। सबको नमस्कार है, सबको राधे राधे है, सबको जय सिया राम है। हाँ, उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो कुशाल सिंह थी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में ही मुख्य सचिव रही थी। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना 14 वर्ष का राजस्थान का, भाई आपको अगर मैं बताऊं ना तो आप अचंबा करोगे। देखिए अशोक गहलोत जी जो है ना 5 बार संसद के सदस्य रहे। कितनी बार, 5 बार संसद सदस्य रहे, यानी इनका 25 वर्ष का तो केवल संसद का इतिहास रहा है। और इसके बाद आपको पता है 5 बार जो है ये विधायक रहे हैं। 5 बार का मतलब 25 वर्ष तक राजस्थान की विधायकी का काम किया है। इनके जीवन के 50 साल तो ऐसे मानकर चलो राजनीतिक कैरियर के सीधे सीधे हैं, जब ये किसी न किसी प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने काम किया है। यानी सीधी अगर बातचीत की जाए तो 50 वर्षों तक राजनीतिक इतिहास इनका सक्रिय राजनीति के तौर पर सीधा रहा है, जब इनके पास पद रहे हैं हमेशा। तो लगभग जितनी उम्र है उसमें से कुछ हिस्सा अगर घटा दिया जाए 10-15 साल का, उसको छोड़कर पूरा जीवन इनका राजनीति में रहा है। और राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया के बाद राजस्थान के सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्रियों में ये शुमार हो चुके हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का इनका गौरव प्राप्त हुआ। और एक इतिहास लिखा जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में कि 3 बार 5-5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। हाँ जी, चलिए जी, विकास स्वामी जी, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको देखिए, या तो टेलीग्राम सर्च कर लीजिए ISHAWAR और P ईश्वर सर के नाम से, ईश्वर सर तारा NAGAR, या तो टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा। ये नहीं मिले टेलीग्राम पर तो क्या करना, आपको एक नंबर लिखना है 8947, ठीक है, 8323, ये 23 जरूर ध्यान रखना, ये 23 है और 7 और 0। इस नंबर पर आप लोग या तो क्या करिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, इस पीडीएफ लिखकर, ऐसे पीडीएफ लिखकर टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, कॉल आएगा भी नहीं, ठीक है, प्रयास भी ना करें। लेकिन इस पर व्हाट्सएप पर भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, पीडीएफ, बस इतना लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ का लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम का ये वाला लिंक जो है वो आपको प्राप्त होगा। वहां पर सब लोगों को इसकी पीडीएफ हमेशा जो है वो प्राप्त होगी। और जल्द ही बहुत अच्छी जो करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर है वो भी आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का है, हैंड रिटन नोट्स डिटेल्स जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा उसका सार भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, जादूगर है गुरुदेव भी कर
सकता है जी। सीईटी पेपर सोल्व करा सो के आज जरूर कोशिश करेंगे, पेपर के बारे में भी दिन में समय के हिसाब से बातचीत करेंगे उस पर। तो चलिए मित्रों, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उन पर मैं आपसे जरूर बातचीत करेंगे। हाँ जी, शिवा चौहान, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा और निधि प्रजापति, प्लस इसके साथ साथ राजस्थान में सबसे पहले अशोक गहलोत जी के इस टेन्योर के अंदर अगर बातचीत करें, यानी ये कार्यकाल जो है, इसके अंदर डीबी गुप्ता जो है, डीबी गुप्ता पहले मुख्य सचिव रहे, उसके बाद में राजीव स्वरूप मुख्य सचिव बनकर आए, राजीव स्वरूप जो है वो क्या बनकर आए, मुख्य सचिव बनकर आए, और उसके बाद में निरंजन कुमार आर्य जी मुख्य सचिव बनकर आए, निरंजन कुमार आर्य जो है वो क्या बनकर आए, मुख्य सचिव, और उसके बाद में उषा शर्मा जी का नंबर आया। ये इस कार्यकाल में मुख्य सचिवों का क्रम है, जिसमें राजीव स्वरूप आज तक के जितने भी मुख्य सचिव राजस्थान में हुए उनमें सबसे कम कार्यकाल जो है, उस सबसे कम कार्यकाल वाले जो है वो मुख्य सचिवों में इनका नाम शुमार किया जाता है। जी हाँ, राजीव जैन साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, मालूम है हमको भी। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है। हाल ही में 700 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप से 31 फीट की शिव प्रतिमा कहां पर स्थापित की जा रही है, उस जिले का नाम बताइए। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में 700 किलो जो है इसकी क्या की जा रही है, 700 किलोग्राम की लोहे की, है ना, स्क्रैप जो है, यानी लोहे के जो टुकड़े होते हैं उन स्क्रैप से क्या किया जा रहा है, राजस्थान में शिव प्रतिमा जो है वो स्थापित की जा रही है। वैसे आपको पता है राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिला, यहाँ के नाथद्वारा में, कहां पर, नाथद्वारा में शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है, शिव प्रतिमा यहां पर क्या की जा गई है, शिव प्रतिमा यहां पर स्थापित पहले से की जा चुकी है। ये शिव प्रतिमा भी आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और मिराज ग्रुप जो है, मिराज ग्रुप जो है, जो मिराज लोग खाते हैं ना, उस मिराज ग्रुप की बात हम लोग करें, उस मिराज ग्रुप के द्वारा इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। जोधपुर में इस शिव प्रतिमा को लगाया जा रहा है, ऐसा सब बच्चों का कहना है कि सर शिव प्रतिमा तो कहां पर लगेगी, जोधपुर के अंदर लगेगी। और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 3 महीनों में बनकर तैयार होगी और 31 फीट जो है ये ऊंची होगी। कितने फीट, 31 फीट की ऊंची होगी। और 3 राज्यों से इसमें लोहा जो है क्या किया जा रहा है, 3 राज्य जो है उनसे लोहे के एकत्रित करने का काम जो है वो इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है वो 38 फुट का त्रिशूल और 13 फीट का एक शिवलिंग भी तैयार किया जाएगा। यानी 13 फीट जो है, इस 13 फीट का क्या बनाया जाएगा, शिवलिंग भी बनाया जाएगा, शिवलिंग बनाया जाएगा। और प्लस इसके साथ साथ 38 फीट का इसमें क्या बनाया जाएगा, त्रिशूल जो है वो त्रिशूल भी तैयार किया जाएगा। ये ऐसा आपको समझना है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। ये बातें आप लोग सब जानते हैं। शिव प्रतिमा लोहे की जोधपुर में नाथद्वारा में राजसमंद जिले में विश्वास स्वरूपम जो है वो इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ नाम इसका रखा गया है, या विश्वास स्वरूपम नाम इसका रखा गया है नाथद्वारा। और इसे प्राचीन समय में सियाड़ गांव के नाम से, सियाड़ गांव के नाम से जाना जाता था। और राय सिंह का नाम, आपको राज सिंह का नाम, राज सिंह जो है इन्होंने श्रीनाथ जी की प्रतिमा जो है इनकी यहां पर क्या की थी, स्थापना की थी। तो जोधपुर इसका सही जवाब है। और जोधपुर जिला जो है यहाँ के पाल गांव से, पाल गांव और लूणी तहसील जो है कौन सी है, लूणी तहसील से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिकों का शुभारंभ किया गया था। यहाँ शिव प्रतिमा आपको बता दी। बाड़मेर के बारे में आज भी हमने बातचीत किया है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर जोयरोइड सेवा, हेलीकॉप्टर जोयरोइड सेवा, जोयरोइड सेवा जो है, उस जोयरोइड सेवा की यहां पर क्या की गई, शुरुआत की गई। तो जैसलमेर जिले से हेलीकॉप्टर जोयरोइड सेवा का क्या किया गया था, आगाज किया गया था। चलो सर आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो आज का। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा किसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये बताइए जरा। यहां पर है मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान, जिसको डेको के नाम से जानते हैं हम लोग, उसके द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड किसको दिया जाएगा, इनमें से मधु आमेरिया को या आर के गर्ग को या एवबी दोनों को, तो इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पिछले वर्ष का मारवाड़ रत्न अवार्ड जो है, मारवाड़ रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तो रूमा देवी को प्रदान किया गया था। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया था। मधु आमेरिया और यहां पर है आर के गर्ग, इनको लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये मरु रत्न जरूर ध्यान रखना, मधु आमेरिया, आर के गर्ग। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको एक बात और भी पता होगी, कौन सी सर, यहां पर राजस्थान रत्न के बारे में भी जानते हैं। राजस्थान
रत्न से किन किन को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान रत्न के बारे में अगर बातचीत करें तो 6 व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए। दलवीर भंडारी है, राजेंद्र मल्लोडा है, इसके अलावा काफ निजाम है। ये 3 व्यक्ति जो है वो जोधपुर से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान के जो है वो चूरू जिले से संबंध रखने वाले हैं। उनमें केसी मालू का नाम है, लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम है, और सीकर जिले के रहने वाले जो हैं वो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मालिक अनिल अग्रवाल जी हैं, जो कि सीकर जिले के कहां से, रिंगस से संबंध रखते हैं। उनको यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जी, बतुल बेलगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में हालांकि उनको यह पुरस्कार दिया गया था। जी, मधु कांकरिया जो है 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, और 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया ये भी मुझे बताइए। 31वां बिहारी पुरस्कार जो है मधु कांकरिया को दिया गया। मधु कांकरिया को दिया गया, ये बात आपको पता है तो ये भी बताइए। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। किसको? माधव हाड़ा को दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि इनकी दोनों की रचनाएं कौन कौन सी है जिनके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। और आपको विश्वामित्र धादीज का नाम याद रखना है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के नोर से संबंधित है। ओनान नाम की रचना के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। जी, माधव हाड़ा की रचना एकदम सही है। पचरंगी चोला पहन रे सखी, क्या है? पचरंगी चोला पहन रे सखी, पचरंगी चोला पहन रे सखी, पहन रे सखी। इस प्रकार का आप लोगों को नाम याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किसानों के लिए कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा सकेंगे? ऐसा आपको बताना है। उन्नत कृषि यानी 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया, और पचरंगी चोला पहन रहे सखी इस रचना के लिए, और मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार। हम यहां थे जो कि आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। चालो मित्रों चालो रे, चालो मित्रों चालो रे, धूम मचा दो मित्रों। इतनी तैयारी करो कि पेपर आउट करने वाली फरमा जाए कि हमसे ना हो पाया वो इसने कर दिया, है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग जो है उनको उत्तर याद तो रह जाते उतने समय तक, है ना, लेकिन अधिकांश लोग उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। पढ़ने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। और एक बात भी याद रखना मित्र कि पेपर आउट करके पेपर में बैठने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी प्रतियोगिता में पहला अंक नहीं ला सकता, पहला स्थान नहीं ला सकता। वो किसी टीवी चैनल पर जाकर, वो किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना इंटरव्यू नहीं दे सकता। जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अंक प्राप्त करता है वो सीना तान कर आगे चलता है। और आपको एक बात मैं आज बता रहा हूं, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पीक का कहो, वसंत समय आपनोती काके काके पिके पिके। यह संस्कृत में आपने छोटी क्लास में यह श्लोक पढ़ा होगा कि भैया कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन उसके वास्तविक पता कब चलता है? रंग देखकर उसका पता नहीं चलता है मेरे मित्रों। क्या है? रंग देखकर पता नहीं चलता है। तो उसके बारे में वसंत समय जब आती है तो वसंत समय आने पर अपने आप पता चल जाता है कि कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है। तो जैसे ही एसआई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लूट मचाई, उन लोगों का पोल जो है वो सामने आ गया है, वैसे ही सब की आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो है वो सच्चे मन से मेहनत करके अगर अंक प्राप्त करता है तो वह सीना तान कर आगे चलता है। और जो बिल्ली म्याऊ म्याऊ की तरह चुरा कर लोगों का सामान खाते हैं, लोगों के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, उनको जीवन में कुछ नहीं होता है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में बात करें इस सवाल के बारे में। तो राजस्थान में 748 इस प्रकार के हायरिंग सेंटर जो है वो अभी स्थापित किए जा रहे हैं। लक्ष्य कितने का है? 1500 इस प्रकार के जो है वो हायरिंग सेंटर बनाए जाने का राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का लक्ष्य है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में कुल 1500 हायरिंग सेंटर बनाए जाने का लक्ष्य है, और 748 हायरिंग सेंटर राजस्थान में ऐसे बनाए जा रहे हैं। किस मिशन के तहत? मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना जो है, इस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मिशन योजना के तहत इस प्रकार का काम किया जा रहा है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य कितने का? 4 वर्ष में 1500 हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि ट्रैक्टर इत्यादि सामान सस्ती दरों पर मिल सके किसानों को, और 748 हायरिंग सेंटर अभी बनाए जाएंगे किसानों के लिए। तो चलिए एक बार मैं इन सभी सवालों को रिपीट कर देता हूं फटाफट, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। राजस्थान में किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत सस्ती दरों पर
किसानों को क्या मिल सके, संसाधन मिल सके, इसके लिए 748 हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके बाद में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड मधु आमेरिया और प्रोफेसर आर के गर्ग को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यहां है 7000 किलोग्राम है, ये क्या है 7000 किलोग्राम है मेरे मित्रों। ये 7000 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप से 31 फुट की शिव प्रतिमा जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। इसके बाद में है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा और उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में 100 करोड़ का बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर का नगर निगम बन चुका है। देश में महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का स्थान पूरे देश भर में चौथा स्थान है। इसके बाद में वेश्यावृत्ति की बुराई को समाप्त करने के लिए राजस्थान के बूंदी जिले में भी हालिया में ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है। इसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान को आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी, तो राजस्थान शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। पंडित जाबरमल समृद्धि व्याख्यानमाला में सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार रविदत्त मोहता जोधपुर के गुमशुदा कहानी के लिए दिया गया है और कविता दिनेश विजयवर्गीय बूंदी जिले के उनको जो है वो 80 पार के बुजुर्ग इस कविता के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। फिर है मिशन पालनहार का संबंध, पालनहार योजना से वंचित वर्गों को, वंचित बालकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इस अभियान को या मिशन पालनहार को आरंभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्तों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस यही अंतिम अपील आप लोगों से है ताकि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा आप लोगों पर भी बढ़ता रहे और आप लोगों का भरोसा भी हम पर बढ़े कि आपको जो भी मैटर दिया जा रहा है वो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए आप पुराने पेपर देखिए और हमारी क्लास देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए मित्रों, आप सभी से कल वापस मिलते हैं कुछ नई बातें, कुछ नई उम्मीदों के साथ। एक बात याद रखना, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिना मेहनत किए, बिना उद्यम किए, बिना काम किए, बिना कर्म किए आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। सोए हुए शेर के मुंह में भी कभी भी हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि शेर को अपना भोजन अगर प्राप्त करना है तो हिरण के पीछे दौड़ना होगा। अगर हिरण को जान बचानी है तो शेर से बचने के लिए उससे आगे दौड़ना होगा, तभी हिरण और शेर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो आप सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।